अब मान लो कि कल शाम तक का आप टारगेट बनाओगे। कल शाम तक चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीआरटी, इस कक्षा में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, इन सब लोगों का बायोडाटा कंप्लीट हो जाएगा अपना एक मत वाला, फाइनल वाला। उसमें फिर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अल्ट्रेशन ना करें, और अगर करें तो वो ग्रामेटिकल अल्ट्रेशन हो, है ना, वो स्पेलिंग एक्यूरेसी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। अगर कहीं हो रही गलती तो इतना ही चेंज करें, है ना। आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, विचारात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की जरूरत हमें ना पड़े, तब जाके उस पर एक स्थिर विचार बनेगा। अगर हम रोज बदलते रहेंगे और परीक्षा के एक दिन पहले भी कुछ बदलाव करेंगे ना, तो हमारी स्थिरता विचारों की नहीं आ पाएगी, हमारा ओरिएंटेशन डेवलप नहीं होगा। ठीक, तो कम से कम ये ध्यान रखो कि इंटरव्यू के 4 दिन 3 दिन पहले हमारा बायोडाटा एकदम फिक्स्ड हो, हम उसमें अब कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मत होना चाहिए। तभी तो हम उस पर सोचेंगे और उसके बारे में ख्याल रख के हम चीज़ें अपनी दिमाग में रख पाएंगे, है ना। सर कुकिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस तो नहीं पूछेंगे, लाइक इटालियन, चाइनीज, जो आपको पता है उतना। हॉबी है, हॉबी में कोई क्राइटेरिया नहीं होता नॉलेज का, है ना। ये भी हो सकता है कि वेजिटेबल्स की हिस्ट्री पूछ लें, तो ऐसा कुछ चांसेस है? बहुत ज़्यादा नहीं। आप इतना बोलो कि सर चूंकि मेरी ये हॉबी तो है, अभी चूंकि मैं खुद ही तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं पढ़ाती भी रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा समय मैं इस पर नहीं दे पाई हूँ डेलिबरेटली। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जो भी मेरे को थोड़ा बहुत समय मिल जाता है काम के बाद या अपनी तैयारी के बाद, पढ़ाई के बाद, उसमें मैं अपने घर में मौजूद जो भोजन है, जो भी तरीके की लोगों की पसंद है, उसमें कोशिश करती हूँ कि इनिशिएटिव लेकर उनके लिए काम कर सकूँ, खाना पका सकूँ। इतना ही किया है मैंने। हाँ, आगे जब मुझे अवसर मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो मैं इसमें जरूर आगे बढ़ना चाहूँगी, कुछ स्पेशलाइजेशन भी अपने बनाने, डेवलप करना चाहूँगी। ऐसा कुछ बोल के बच सकते हैं ना, जहाँ नहीं आएगा हमें, जहाँ तक आएगा वहाँ ठीक बचा ले। सर ये एनी स्पेशल अचीवमेंट का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है किसी चीज़? अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो सर, अगर नहीं है तो जस्टिफाई करो आप अपने व्यवहार से। कहते हैं सर्टिफिकेट नहीं, बहुत सर सर्टिफिकेट तो सर मेरे पास नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने ये किया हुआ है और इसलिए मैं चाहता था कि ये बात आप तक पहुंचे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सर मेंशन किया है। अब वो कहीं नहीं, आपके लिख लेने से हम कैसे माने? तो आप वो कहो कि सर मेरी भूमिका सर आप तक अपनी बात पहुंचाने की है, और बाकी सर आप अगर मुझे कहते हैं इस पर कुछ बताने के लिए तो मैं बिल्कुल सर कोशिश करूँगा, ठीक है, अपनी बात को जाहिर करने की कोशिश करूँगा, अपनी अभिव्यक्ति को और मजबूत करने की कोशिश करूँगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। नहीं है तब, और है तो हम 1-2 बात लिखे जो है, जो प्रमाणित हो सकती है। अब जो आपके दूसरे वाले सेगमेंट पे आते हैं हम लोग, है ना, जो मैंने कहा था कि कुछ कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज हैं, जो पिछले बैच के बच्चे थे वो चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन फिर आपकी तरफ से वही निकल के आएंगे जो हमने पिछले बैच में डिस्कस किए हैं। अब कुछ बच्चों के जैसे इंटरव्यूज हुए हैं या जो ओवरऑल उनकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, उसमें क्या आ रहा है कि भाई कुछ मुद्दे आपके जो करंट के हैं, जो कंट्रोवर्शियल नेचर के हैं, जहाँ पे कि विचार बनाने में हमें क्या आ रही है, थोड़ी बात है, थोड़ी दिक्कत है ना, थोड़ी हर्डल्स हो रहे हैं कि एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम लोग रखें। जैसे कि रिजर्वेशन का पॉइंट हो गया मान लो, ठीक है, और खासकर वो रिलेवेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जनरल कैटेगरी के अंदर, तो एक मुद्दा हुआ है। तो उस पर अगर बात हो जाती है तो हम अपने आप को किस तरीके से अप्रोप्रिएटली कह पाएंगे। दूसरी बात, खासकर जो पीजीटी और उसके बाद फिर टीजीटी वाले बच्चे हैं, उनके साथ एक प्रश्न आ रहा है कि बच्चों को डील करते समय टीचिंग के दौरान, बच्चे चूंकि आपके टीनेजर्स होंगे, एडोलेसेंट चाइल्ड होगा, और एडोलेसेंट चाइल्ड का मतलब ये हो जाता है कि जीवन में उसके अलग अलग तरह के बदलाव उस समय आ रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तमाम सारी नई प्रक्रियाओं से बच्चा अवगत हो रहा है, शरीर के परिवर्तनों से अवगत हो रहा है। ऐसे में आप उसको किस तरीके से स्कैफोल्ड करोगे, कैसे आप उसको गाइड करोगे, जिससे कि उसको कोई बाधा अपने विकास में न हो और वो लर्निंग के प्रति या टीचर के प्रति कोई नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप ना करे। क्लियर हुआ ये 2 बात। तीसरी बात, उसमें हम लोग की क्या जुड़ सकती है, जैसे एक जो आपका फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो एक तरीके से फेमिनिज्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नारी सशक्तिकरण वाला जो मुद्दा एक तरीके से कह लें, विमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है, या जो उससे रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मंदिरों में प्रवेश का मुद्दा चल रहा है लगातार पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से, है ना। सबरीमाला भी रिसेंट हो गया, अयप्पा रिसेंट हो गया, उसके पहले हम देखें तो शुरुआत कहाँ से, शनि सिंगापुर से शुरू हुआ थी, महाराष्ट्र से, है ना। तो उस पर हमारा क्या मत हो, खासकर ये प्रश्न किससे ज़्यादा पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों से, ठीक है, जो एक तरीके से फीमेल स्टूडेंट्स होंगी, एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनसे पूछा जा सके भी आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, तो थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत होगी हमें। और इसी तरीके से ट्रिपल तलाक के इश्यूज हो सकते हैं, खासकर जो इस्लामिक कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं उनसे पूछा जा सकता है ये कि भाई इसको लेके आप क्या बात रख रहे हो, और खासकर से पुरुषों से, तो उनकी मानसिकता को जांचने के लिए कि उनकी मानसिकता जो अभी परिवर्तन हुए हैं उनको लेकर कितनी स्वीकार्यता वाली है, कितनी उसके
विरोध वाली है। ये ढूंढने का प्रयास वो कर सकते हैं, मे बी, हालांकि उनको करना नहीं चाहिए। इवेल्युएशन में इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं कि जैसे आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये सब पर्सनल मैटर्स हैं, इनको कक्षा से बाहर रखना चाहिए, वैसे कहने के उनके भी हैं, लेकिन चूंकि वो आपको इवेल्युएट करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि कहीं आप उस विचार को अपनी कक्षा में तो नहीं प्रिवेल करोगे, इसलिए आपसे वो पूछने की गुंजाइश रखते हैं, ठीक है। और कहीं रिलेट करके आपकी बातचीत से तो जरूर पूछ सकते हैं, बाधा तो है नहीं उनको पूछने में। तो ऐसे मुद्दों को ना कैसे डील किया जा सकता है। और एक जैसे पीजीटी वाले बच्चे हैं, तो 11th-12th के बच्चे जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं कि भाई वो उम्र ऐसी है जहाँ पे बच्चा सोशली एडजस्ट हो रहा होता है, सामाजिक रूप से उसका समाजीकरण हो रहा होता है, समायोजन हो रहा होता है। तो एक तरफ सामाजिक समायोजन है, तो दूसरी तरफ सामाजिक कुसमायोजन का खतरा भी तो है। जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हो तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल और क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर आर सम चैलेंजेस, थ्रेट्स एंड हैजार्ड्स, कि भाई हर एक स्तर पे विकास के कुछ न कुछ बाधाएं, चुनौतियां, खतरे या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, है कि नहीं। जब हम बच्चों की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि सब स्मूथली ही जाता जाएगा, समस्याएं भी तो आएंगी, इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा बच्चे को, तो क्या अच्छी अच्छी चीज सिखाएगा, बुरा नहीं सिखाएगा। भाई आईसीटी का जो विस्तार है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार जो है, उससे लर्निंग में बच्चों को ईज हो रही है, मतलब उनकी सीखने की प्रक्रिया आसान हो रही है, समृद्ध हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन इससे कुछ नकारात्मक पहलू भी तो हैं। अगर बच्चा यूट्यूब पे लर्निंग की वीडियोस देख रहा है तो उसमें कुछ सजेशंस, रिकमेंडेशंस गलत वीडियोस की भी तो आ रही हैं, जो देख के बच्चा हो सकता है कि कुछ देर के लिए मानसिक रूप से एक तरीके से उथल पुथल की स्थिति में आ जाए। हो सकता है वो अपना मेंटल जो एक तरीके से स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा उसकी डगमगा जाए, कुछ संभव हो। उसमें हिंसात्मक वीडियोस भी हो सकते हैं, वायलेंस दिखाने वाली चीजें हो सकती हैं, हेट स्पीचेज हो सकती हैं, हेट्रेड को फैलाने वाली चीजें भी हो सकती हैं, है ना। उसमें पोर्नोग्राफी भी हो सकती है जो बच्चों को अफेक्ट कर सकती है इमोशनल लेवल पे काफी हद तक। तो ये सारी चीजों को आप कैसे टैकल करोगे अगर बच्चा इस रास्ते पे जाता है। किस रास्ते पे? मल एडजस्टमेंट वाले पे, कुसमायोजन के रास्ते पे अगर बच्चा जा रहा होगा और आप एक पीजीटी लगे हुए हो, आपको इस बारे में जानकारी हो रही है, तो आप इस चीज में बच्चे की हेल्प कैसे करोगे अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ, या आप इसको इग्नोर कर दोगे, ये आपका जाना जा सकता है ना। और इसी में फिर जुड़ेगा मुद्दा अगर तो जुड़ जाएगा किस चीज का, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, जो बाल अपराध वाली बात आ रही है ना आज के समय में, कि बच्चों में जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो एग्रेसिवनेस है, वो इमोशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है उनके बिहेवियर में। और बच्चे दिख क्या रहा है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे लड़ाई झगड़ा करते करते एक दूसरे का मर्डर तक कर रहे हैं, टीचर्स तक को अटैक कर रहे हैं, है ना। कई सारी घटनाएं अभी पिछले कुछ साल पहले देखा आपने, हरियाणा में जाके प्रिंसिपल को ही मार देना, या अभी जैसे रियान इंटरनेशनल जो गुड़गांव में हुआ कि सीनियर ने जूनियर बच्चे को मार दिया, ठीक है, वो बाद में खुल के आई बात सामने और मर्डर कर दिया। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं, और आपको अगर लगता है कि बच्चों में ऐसी प्रवृत्तियां आ रही हैं, तो उसको जानने के बाद आप कैसे इस बात को डील करोगे। ऐसे कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपकी डेप्थ को जानने के लिए हो सकते हैं, आपकी ओवरऑल इवैल्यूएशन को करने के लिए हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इन सब पे भी एक हमारा मत होना चाहिए पहले से निर्मित, अगर रहेगा तो हमें दिक्कत नहीं करेगा ज्यादा वहां पे उत्तर बनाने में, है ना। और रहेगा तो मतलब ये नहीं कि आज ही मैं बोलूंगा या बताऊंगा और आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे तो रहेगा आपके पास, नहीं रहेगा, फिर भूल जाएगा, क्योंकि वो मेरा विचार होगा ना। आपका कब बनेगा? जब आप आज भी, कल भी, परसों भी, जो भी बचा हुआ समय होगा, इस पे कम से कम 1-2 घंटा बैठ के फिर से चिंतन करोगे, रिकॉलिंग करोगे, रीथिंकिंग करोगे, तो आप अपने नजरिए से, अपने तरीके से, इसी आधार पर एक व्यू पॉइंट कहीं ना कहीं डेवलप कर पाओगे और फिर उस चीज को आप कैरी करके ले जाओगे अपने दिमाग में, है कि नहीं। तो जैसे वो विषय छिड़ेगा, बात होगी, आपका दिमाग जो है काम करना शुरू हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा और आपको समस्या विचारों की नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई विचार शून्यता आ गई, है ना, आई हैव नो थॉट, ये वाला कंडीशन कम से कम तो नहीं आएगा अगर हम पहले से डिस्कस करके जाएंगे। तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं ना। इसके अलावा आपके जो प्रश्न होंगे वी विल टैकल देम। कल का जो हम सेशन रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अब जो सीट मैंने आपको दी थी उस पर 1 by 1 करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं लेके चलेंगे और उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चनेयर की जो सीट होगी ना आपके पास एक प्रोबेबल क्वेश्चन की, तो उसमें कई सारे बच्चे परेशान है, कह रहे हैं जी लिख के दे दो, बट लिख के देने का मेरा कभी भी विश्वास नहीं रहा है, ना तो मैं दूंगा, ठीक है। मैं अभी भी आपको एक फिक्स्ड आंसर बता रहा हूँ कि किसी भी प्रश्न का नहीं, मैं आपके हिसाब से एक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ जो आपको सूट करे। आप वो बोलोगे तो आप डिफेंड कर पाओगे, अगर आप मेरे विचार बोलोगे तो आप उसको फिर क्या करोगे, क्रॉस एग्जामिन करने में फंस जाओगे। और वो क्रॉस तो करेंगे, खाली एक बार कहने पे क्यों सच मान लेंगे आपको कि भाई आप सच बोल रहे हो, है कि नहीं। वो तो रटा हुआ भी हो सकता है।
तो वो जांचेंगे उसको, और जांचने में जब आप जस्टिफाई करोगे तब वो पॉइंट स्कोरर बनेगा। अदरवाइज वो पॉइंट आपका रिड्यूस कर देगा कि आपने झूठ बोला या आपने बनाई हुई बात बोली, किसी और का विचार रखा, आप रियल नहीं हो, नेचुरली प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, है ना, ट्रेंड होके या मॉडिफाई करके आ रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट कहाँ से करें? एक यूपी से अगर कोई बिलोंग कर रहा है, खासकर फैजाबाद वगैरह से, तो उससे प्रश्न सामान्यतः बन जाता है अयोध्या वाले इशू पे, राम मंदिर वाले इशू पे। जाने के कह रहे हो? अच्छा, तो ऐसे उठ के कह रहे हो, मुझे लगा सहमति दिखा रहे हो, जाने के लिए कह रहे हो, ये भी ध्यान रखना है ना। वहाँ पर पता बीच में ऐसे उठ के हम कहेंगे कि सर हाँ सर ठीक है, तो कहेगा भाई जान करो, इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा, बैठो, ठीक है। और बाकी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह पे भी मैंने कहा था कि बात कर लेंगे जिसको जरूरत होगी, और ज़्यादा उसको रटवाने की जरूरत नहीं होती है वैसे। चलिए तो शुरू कहाँ से करें बताओ? आरक्षण से? ठीक। अब देखो रिजर्वेशन पे हमें जो अपनी समझ बनानी है, जितनी बनानी है उतनी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले जब 10% रिजर्वेशन की हम सोच रहे, मान लो इकोनॉमिक से जो वीकर सेक्शन है उसके लिए, उसके पहले हमें जो पहले से चला आ रहा है रिजर्वेशन है उसकी जानकारी जरूरी है ना, बेसिक कम से कम। और ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, टीजीटी जिसका है मान लो, उससे। और वैसे देखा जाए तो रिलेवेंट ये हर किसी के लिए, क्योंकि ये मिला किसको है? अनरिजर्व कैटेगरी को। पहले से किसको मिल रहा है? ओबीसी, एससी, एसटी को। तो रिलेवेंट ये चारों से हो गया, भाई तुमको मिल रहा था, अब उनको मिल रहा है, तुम्हें इससे तकलीफ तो नहीं, या तुम्हारा क्या मत है, ये पूछा जा सकता है। जनरल को भी अब तो तुम्हें मिल गया, अब तो खुश हो, वहाँ बन सकता है, ठीक। और खासकर सोशल साइंस वाले बच्चे हैं तो उनसे समझ पूछी जा सकती है, भाई रिजर्वेशन के बारे में तुम्हारी जानकारी मूलभूत क्या है वो बताओ, यानी संविधान, ठीक। तो इसी हिसाब से हम इसको समझें। रिजर्वेशन यानी कि क्या हो गया? ये आरक्षण। अब जैसे सामान्य सा प्रश्न देखो, सबसे पहला इंटरव्यू का ये हो सकता है, जब ये चर्चा में आएगा मुद्दा, मान लीजिए कि भाई आरक्षण का जो हमारे यहाँ प्रावधान है उसको लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या मानते हो? आरक्षण ठीक है, गलत है, आप इसके पक्ष में हो या आप इसके विपक्ष में हो? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, है नॉट अ न्यू टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। जो 10% न्यू रिजर्वेशन है हम छोड़ देते हैं अभी। अगर आपसे इतना ही प्रश्न बनता है लेट्स से कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ इंडिया विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द सिटीजन, तो आपका क्या ख्याल है? पहला सवाल तो यही है, क्या ख्याल है? आप में से कोई अगर जवाब देना चाहें। सर कम से कम इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन मेरे ख्याल से। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो है भी नहीं है, तो एजुकेशनल और सोशल लेवल पे है। और है ना, अलग अलग कट ऑफ लग रही है हर किसी की। नहीं, तो जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार क्या है? नहीं सर, आप जैसे मेरा एक व्यू है कि जैसे हम सेम वातावरण में रह रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक बंदा 28 साल तक जा रहा है, उसमें मैं 25 तक ही जा पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सेंस ठीक नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है ना, ठीक बात। एक भी पॉइंट देखो क्या आ रहा है हमारे पास कि जो करंट पॉलिसी है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, एक हमारा ये व्यू पॉइंट है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रही है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक। बट सर इन स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इक्विटी, लाइक ये इक्वालिटी के लिए था। इक्विटी इट मींस अगर मैं फर्स्ट आ रही हूँ तो इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बच्चा फेल आ रहा है मैं उसे कुछ सिखाऊं और कम से कम उसे मेन स्ट्रीम में लाऊं, लाइक वो पास तो हो जाए कम से कम। सो इट्स फॉर इक्विटी। तो इक्विटी और इक्वालिटी में आप डिफरेंस कर रहे हो मतलब? एग्जैक्टली। अच्छा, क्या डिफरेंस है मेनली? सर इक्वालिटी इट मींस कि मैं एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं घर से चल रही हूँ अब, राइट, और मुझे CGS पहुँचना है, मैं 9 बजे निकल गई घर से और 11 बजे की मेरी क्लास है। उसके बाद आधे घंटे के बाद मेरी फ्रेंड निकलती है मेरे साथ वाले घर से। इट मीन्स व्हाट? कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? मैं पहले निकल गई तो मैं इजीली पहुँच जाऊँगी। तो वही कंडीशन अब हमारी सोसाइटी की है, जो जनरल है वो कैपेबल है, वो पहले ही अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट SC, ST, OBC और अदर माइनॉरिटीज, राइट, उनको हमने अब तक चांस नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है किसी पर्टिकुलर टाइम तक उन्हें नीड है कि उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई ये इक्विटी क्रिएट करने के लिए दिया गया पॉलिसी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन अगर मान लीजिए इस पे काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, जैसे आपने मान लीजिए व्यू पॉइंट अपना रिप्रेजेंट किया कि क्या ये कंडीशन अभी की भी है या ये कंडीशन तब थी जब रिजर्वेशन लाया गया होगा? सर ये स्टार्टिंग की कंडीशन तो आज तो नहीं होना चाहिए फिर, उनका तो आज का सवाल है। बिल्कुल सर, मैं वही सर बेसिक से ऑब्जेक्ट से बात में कोई बात रखूंगी तो अगर थोड़ी अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे हिसाब से रखना पड़ेगा, Okay, ये sure. तक आ जाए। Okay, अभी थोड़ी कहोगे कि नहीं आपके हिसाब से, मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगी। नहीं सर, ये कोई बात इंटरव्यू चल रहा है ना। नहीं। मैं आपके अकॉर्डिंग बताना चाहूंगी सर, अगर मैं फॉलोइंग की बात करती हूँ तो उस टाइम 10 इयर्स के लिए रखा गया था। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू बन चुका है कि हाँ भाई ये आगे से आगे पोस्टपोन होता जा रहा है। लेकिन अब अगर मैं करंट फेनोमेनन की बात करूँ तो सबसे बेस्ट जो है सजेशन यही रहेगा, जो पर्सन डेवलप हो चुके हैं इसका प्रॉफिट लेकर। हम जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का एमसीएल का ऑप्शन रहता है, वैसे ही एससी एसटी में भी ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो 10% अब पुअर फैमिलीज के बच्चों को मिलेगा वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उनकी नीड है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो जनरल सफर करेंगे ना वो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन होगा कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, जो 50% है मंडल आयोग के अकॉर्डिंग। यानी एक हमें इसमें कहीं ना कहीं कैप लगाने की जरूरत है, एससी और एसटी में भी। ठीक है, एज एन सेम एग्जांपल ओबीसी, जैसे ओबीसी में ऑलरेडी है एग्जैक्टली फीमेल लेयर की बात। सर एक जो इसका रिजर्वेशन का यूज करके मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं ऑलरेडी, इनको बाहर किया जाना चाहिए। जैसे हमने यूपीएससी टिनाडा भी था, उसका एग्जाम्पल देखा, वो उसको मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी रिजर्वेशन की जरूरत है, फिर भी वो तो मुझे लगता है कि सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की जहाँ तक बात हो रही है कि मतलब भाई वो कैपेबल नहीं शुरू से ही, तो ना सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी बल्कि विद इन कैटेगरी भी कुछ लोग जैसे डाबी टाइप के लोग हो गए, वो भी अपने विद इन कैटेगरी वालों का ही हक मार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर टीना डाबी की जो कंडीशन है, टीना डाबी में उसके उनके जो मार्क्स थे वो अच्छे थे, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो जनरल कट ऑफ के बेस पे हुआ है, नहीं उनका मैडम, सिलेक्शन वो प्री वाला प्री ही था, कैटेगरी में क्वालिफाइड है, प्री जनरल वाला में नहीं है। प्री बी था, प्री वाला जब प्री वाले ठीक है, और कोई पॉइंट? पूरा ही जो है आप कह रहे हो थर्ड पॉइंट आराम सर ने, तो ये जो है इकोनॉमिक जो कंडीशन, मतलब सब कुछ जो है इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए ना। पूरा जो पहले से आरक्षण चला रहा है वो भी, और नया वाला तो खैर इसी पे है, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सामाजिक समस्या के लिए आधार बना के किया जा सकता है। सामाजिक समरसता को आधार बनाना चाहिए, कैसे आएगी वो? भाई समाज में एक सभी के लिए मतलब कि तो फिर मतलब खत्म कर देने से आएगी ना, या सबको बराबर बराबर दे देने से आएगी, कैसे आएगी? क्या करना भावना चाहिए? तो आपके हिसाब से सुझाव क्या है जो अभी करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें क्या किया जाए? मतलब कि सर जैसे कि जो पिछड़े हुए थोड़ा उभर के आएंगे ऊपर, उन्हें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, वो बराबर स्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, अब चलो, अब होगी बात, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? आपसे क्या सवाल था इंटरव्यूअर का? आपका सवाल ये था कि जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक? इसमें एक पक्ष आ गया कि भाई अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन को या पक्षपात को बढ़ावा दे रही है, विभेदीकरण को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो जनरल कम्युनिटी है उसको इससे नुकसान हो रहा है, ठीक है, जबकि वो मेरिटोरियस है या जबकि उसके पास मेरिट है या उसके पास क्षमता ज़्यादा है, फिर भी उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं या चांस नहीं मिल रहा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात आपने कहा कि भाई ये जो है इक्विटी लाने के लिए है तो ये ठीक है, हाँ कैप लगना चाहिए किसमें? एससी और एसटी में, जैसे कि ओबीसी में लगा, ठीक, यही बात कह रहे हो आप लोग। पहली बात तो देखो कि जो रिजर्वेशन लाया गया संविधान के अंदर है ना, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। रिजर्वेशन जो लाया गया था उसका आधार क्या था? उसका आधार था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना। डिस्क्रिमिनेट तो किया ही गया है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो सकारात्मक विभेदीकरण कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक विभेदीकरण। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि भाई रिजर्वेशन इसलिए किया गया कि अगर मान लीजिए कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक, और इन तीनों को ही एक मान लीजिए इक्वल सोसाइटी में रहना है, तो इक्वल सोसाइटी में रहने के जरूरी क्या है कि पहले तीनों एक स्तर पे तो हों। अब ये यहाँ से अपनी दौड़ शुरू कर रहा है, ये यहाँ से अपने जीवन का निर्वाह शुरू कर रहा है, और चूंकि ये पहले से आगे है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा सक्षम, ज्यादा एबल, ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा एबल्ड है, ज्यादा स्किल्ड है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? कंपैरेटिवली अधिक होगी आगे बढ़ने की, और सबको अगर इक्वल ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एकदम एक बराबर मिलेगी, तो होगा क्या कि ये भी चलेंगे, अपनी जगह से शुरू करेंगे, ये भी अपनी जगह से चलेगा, इसके बाद थोड़ी क्षमता ज्यादा होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? तेज होगी, और इनकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, ठीक है।
और चलेंगे साथ ही, तो ये जो गैप है शुरू से वो तो नहीं पढ़ पाएगा कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके। तो जब तक ये इक्वल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाते हैं तब तक इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें देने की जरूरत है, थोड़ा सा इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से एक बच्चा जो है टाइफाइड से परेशान है, तो उस टाइफाइड वाले बच्चे को थोड़ा 1 गिलास में दूध बढ़ा के दिया जा सकता है। उस समय स्वस्थ बच्चे का दूध की मात्रा क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ अपने बच्चों में भेद करने लगती है, वो भेद इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी आवश्यकता थोड़ी सी अधिक, मान लीजिए हम ये समझ सकते हैं इस तरीके से, है ना, कि भाई जिसको ज्यादा जरूरत है उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत है। जब फिर वो भी स्वस्थ हो जाएगा तो फिर इक्वल दूध बटेगा सब में, है ना। वो स्थिति सोचकर दिमाग में संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन की बात रखी होगी, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और यही अप्रोच रही होगी कि एक लेवल आएगा जबकि ये इनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं और इनको नहीं दे रहे हैं, तो कहने की स्थितियां ऐसी बनेंगी कि एक लेवल पे आ जाएंगे एक दिन को, फिर हम रिजर्वेशन हटा देंगे, फिर सबको एक बराबर करके छोड़ देंगे। इसका आधार क्या था? इसका आधार था बेसिकली 2, एक तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस और दूसरा सोशल बैकवर्डनेस। अब जब हम ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया SC ST या OBC में, उनको छोड़ देना चाहिए, तो OBC में तो क्रीमी लेयर का दायरा रख दिया गया और उसके बेसिस पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बाहर कर ले रहे हैं एक लेवल के बाद इनकम के बेसिस पे। लेकिन SC ST में ये बात नहीं हो रही, यही तो बात है। और आप कह रहे हो कि इसमें भी ऐसा कैप बन जाए तो ठीक हो जाए। तो अब ये सोचो कि जो ऑब्जेक्टिव था रिजर्वेशन का वो क्या था, एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। अब क्या आप ये मान चुके हो या क्या आपके पास ये फैक्ट्स हैं इतने जिस आधार पर ये निर्णय ले पाओ आपकी सच में ये सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो चुका है सबका? क्या आप इतने कैपेबल हो, आप मानते हो अपने आप को इंडिविजुअली इतना कैपेबल कि आपके पास इतने सारे देश के बारे में इतना डेटा है, या आपने उसके ऊपर रिसर्च की है, एनालाइज किया है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकली काम किया है कि आप ये निष्कर्ष तक पहुंच सको कि भाई अब ये काम हो चुका है हमारा पूरा, तो अब ये वाला कर देना चाहिए हमें? आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग सो? Are you holding a ministry? Are you sitting with Narendra Modi साहब पिछले 4 साल से? No. So first of all, we are not capable of taking a decision on such type of issues. Don't cross your limits of understanding. If we are crossing our limits of understanding and we are giving an answer about side, about you can say in favor or in against, it means we are over evaluating ourselves. या फिर क्या कि वी आर लाइक टेकिंग अ डिसीजन विदाउट कंप्लीट फैक्ट्स या विदाउट कंप्लीट एनालिसिस। बात समझ आई कि हम बिना कंप्लीट एनालिसिस किए, बिना पूरी तरह से जागरूक हुए विषय के बारे में, पूरी तरह से समझ बनाए विषय के बारे में निर्णय ले लेंगे तुरंत, है ना। तो हम ऐसे निर्णय लेने वाले आदमी के रूप में साबित हो जाएंगे जो कि पूरी सूचना के बिना भी निर्णय ले लेता है। तो क्या हम ठीक टीचर बन पाएंगे कि विषय की बिना पूरी समझ विकसित किए, विषय को बिना पूरी तरह से जाने, हम किसी चीज के बारे में पक्ष या विपक्ष में फैसला ले लें तुरंत? नहीं। तो हम पहली बात ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि सर आई एम नॉट अ कैपेबल, आई एम नॉट इन सच अ सिचुएशन राइट नाउ टू डिसाइड दैट रिजर्वेशन पॉलिसी इज टोटली गुड और टोटली बैड, बट whatever I know about it is that Constitution has provided this policy for on the basis of positive discrimination, which was to help the people who were already educationally and socially backward, right? And it was to support them to come at the equal platform, and then this policy was supposed to be eliminated, right? तब ये खत्म हो जानी चाहिए थी। But still, if it is continuing, it means that the government thinks that the objective of this policy is not achieved or is yet to be achieved. क्या लिखेंगे हम, क्या बोलेंगे कि भाई अभी तक ये जारी है। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये निकलता है सर कि सरकार को ऐसा लगता है या सरकार के आंकड़े ऐसे होंगे कि उनको लगता होगा कि अभी भी इस योजना के या इस प्रावधान के, संवैधानिक प्रावधान के उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाए हैं या इनको प्राप्त करना बाकी है, तभी ये कंटिन्यू हो रही है। हम अगर तुरंत डिसीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही, उसको पता ही नहीं है देश में क्या चल रहा है ना, और संविधान के एक बेफालतू चीज को कंटिन्यू की जा रही। तो पहली बात तो हम अपने आप को इतना सक्षम किस आधार पर मानते हैं, हमने कौन सी एनालिसिस की है, हमारे पास कौन सा रिसर्च, ठीक, कि जिससे हम ये कह सकते हो आज के डेट में कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक रूप पे पिछड़ापन खत्म हो चुका है इन लोगों का, ठीक है। और अगर खत्म हो चुका है तो पहली बात पूरी स्तर पे नहीं खत्म हुआ होगा, कुछ लोगों का हुआ होगा, और सर्टेन परसेंटेज पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक। तो सर्टेन परसेंटेज लोग जिनको कि मान लीजिए रोजगार मिल गया है, जिनकी स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक परिस्थिति अच्छी होगी, उसके आधार पर हम पूरे समाज
को उस सुविधा का लाभ न दें, ऐसा भी हम नहीं कह सकते होंगे, ठीक। और दूसरी बात, जहाँ तक इकोनॉमिक गैप लगाने की बात है तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज इकोनॉमिक आधार पे तो वो दिया भी नहीं है। वही देने की बात कही जा रही है कि इसको इकोनॉमिक आधार पे कर दिया जाना चाहिए, ठीक। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं तार्किक लगता है। अब हम क्या कहेंगे, अब हमसे क्रॉस होते जा रहा है, हम क्रॉस पे आ गए अब इस पे कि भाई जो ये बात चल रही है कि इसको क्या आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए क्या, तो आप कह सकते हो कि वो कुछ हद तक सर तार्किक बात है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। इकोनॉमिक स्टेटस और इकोनॉमिक पोजिशन डिटरमाइंस आर सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस और पोजिशन इन द सोसाइटी, राइट। और इस आधार पे अगर हम इसको करते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान जो समाज है जिसमें अवसरों की उपलब्धता है, जिसमें किसी भी तरीके का उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं जैसा पहले होता था, जैसे अनटचेबिलिटी थी, अब धीरे धीरे अनटचेबिलिटी क्या है, खत्म है। जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस में या स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में पहुंच नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, अब वो रिस्ट्रिक्शंस जनरली क्या है, खत्म हो चुके हैं। अभी भी है सोशल लेवल पे एकदम से खत्म तो नहीं है, निर्मूल थोड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन मतलब प्रोहिबिटेड तो है ना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो आप ये कह सकते हो कि इस चीज को हम ये जरूर कर सकते हैं कुछ हद तक कि इकोनॉमिक बेस पे कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी अगर किया जा सकता होता तो ये 10% का जो रिजर्वेशन अलग से दिया गया, सरकार शायद ये न दे के पूरे को इकोनॉमिक बेस पे कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है इसमें मोदी सरकार के कि अभी भी इसको पूरे रिजर्वेशन को इकोनॉमिक स्तर पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अभी भी सर कुछ उदाहरण ऐसे जरूर देखने को मिलते हैं कि किसी के दरवाजे से किसी की बारात जा रही है तो उसको रोक दिया जाता है कि कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, उसके सामने से रोड पे जाएगा तो अपनी शादी में। कई बार गांव में या अलग स्थितियों में, कई जगहों में आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि भाई लोग छुआछूत जैसे बर्ताव करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि किसी भी गरिमापूर्ण व्यक्ति के लिए या किसी भी जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए ये ठीक स्थिति नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार का निर्णय या उचित तर्कों पर, उचित तथ्यों पर आधारित होगा और सरकार इस विषय में सक्षम है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जैसी योजना उन्होंने दी है कहीं ना कहीं उसमें औचित्य का गुण जरूर होगा, इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। और फिर अगर आपको फोर्स करते हैं तो अगेन वही बात कि सर इन करेंट पोजीशन आई एम नॉट दैट एबल, आई एम नॉट एनालाइज्ड इट इन डिटेल एंड आई ऑब्वियसली हैव नो एक्सेस टू द डेटा, है ना, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, ठीक है। मेरी अपनी खुद की पहुंच भी नहीं है उस डेटा के ऊपर जिसके आधार पे मैं ये अपना व्यू पॉइंट एकदम एक तरफा बना सकूं, तो इस पे मैं थोड़ी सी अभी असमर्थ हूँ। हाँ, आगे इस पे पढ़ के निश्चित रूप से मैं इस पे कोई ना कोई एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। आप समझ आए? तो हम ये जो भी बातें कह रहे हैं ये सिर्फ हमारे स्तर पे तो ठीक है कहने के लिए, लेकिन हमारी सोच के देखो कि लिमिटेशन है इसमें। भाई हमारे को क्या पता क्या चीज़ चल रही, कैसी चल रही, कितनी जानकारी हमारे पास, हमें तो आसपास ही तो दिख रहा है चार जगह पे। तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे हम बहुत बड़े फैसले करने की तरफ अग्रसर अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसान करेंगे देश का, बात समझ आई। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी अपनी लिमिट्स क्या है, हम अपने लिमिटेशन के बाहर जाके बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हम जब व्यू पॉइंट रखेंगे तो क्या करेंगे, बैलेंस व्यू पॉइंट क्या बनेगा इस पे देखो कि ये चूंकि था किस पे, एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस पे, कहीं ना कहीं सरकार का जो निर्णय है अभी इसको जारी रखने का वो इसलिए ठीक लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अभी भी पूरी तरह से पिछड़ापन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सरकार इसको कंटिन्यू रख रही है। लेकिन साथ ही साथ सरकार उन लोगों के प्रति भी सजग दिखाई दे रही है, सचेत दिखाई दे रही है जो कि इकोनॉमिकली वीक है, इसीलिए सरकार ने इसके साथ साथ 10% रिजर्वेशन की बात इनके लिए शुरू की है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव माना जाना चाहिए। बात समझ आई? जो कि अच्छा इनिशिएटिव माना जाना चाहिए। लेकिन सर अब इसी में मान लीजिए और बात करने का मौका मिल रहा है तो आप क्या कह सकते हो, लेकिन सर मैं ये मानती हूँ कि रिजर्वेशन की पॉलिसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये चल रही है, ठीक बात है, इससे सक्षमता आ रही है, लेकिन इसके अलावा हमें रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने पे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करने पे, उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देने पे और उनको इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है, ताकि लोग खुद सक्षम हों स्वरोजगार करने के लिए और उनको किसी एक तरीके से रिजर्वेशन जैसे सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता पड़े ही ना, वो सबसे आदर्श स्थिति हो सकती है। दैट शुड बी द आइडियल कंडीशन, है ना। तो हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करें, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करें, है ना, और वो अनबायस्ड होगा, वो सबके लिए होगा। अगर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मिलेगा, सीटें बढ़ेंगी, लोगों को पढ़ने के अवसर बढ़ेंगे, तो उसमें सबका ही लाभ होगा प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो उसमें धीरे धीरे समाज अपने आप ही सक्षम होता जाएगा और उसको खुद ही जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी किसी स्थितियों की, ठीक है। ये बात भी हम कह सकते हैं, अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये आपको?